क्या आप चाहते हैं कि सीटेट और अन्य टीचिंग एग्जाम में बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, अगर आप 20 में से 18 प्रश्न सही करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न के साथ आपको आसान व्याख्या भी दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यह हमारी साइंस एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 है। इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न में आपको 4 विकल्प, सही उत्तर और आसान व्याख्या मिलेगी। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है जो पौधों को कठोरता प्रदान करता है? ए, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली नहीं होती। बी, पादप कोशिका में सेल्यूलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। सी, जंतु कोशिका में केंद्रक नहीं होता। या डी, पादप कोशिका में रसधानी छोटी होती है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पादप कोशिका में सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है जो जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। पौधों को विपरीत मौसम और हवा से रक्षा के लिए मजबूती चाहिए होती है जो उन्हें सेलुलोज की बनी बाह्य कोशिका भित्ति से मिलती है। जंतु कोशिका में केवल लचीली कोशिका झिल्ली होती है। प्रश्न संख्या 2, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है जहां एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है? ए, कवक। बी, गोल्जी काय। सी, माइटोकॉन्ड्रिया। या डी, राइबोसोम। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है जहां ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में जमा होती है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? ए, थायराइड ग्रंथि। बी, अग्न्याशय ग्रंथि। सी, पीयूष ग्रंथि। या डी, अधिवृक्क ग्रंथि। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होती है। यह वृद्धि हार्मोन के साथ साथ ऐसे हार्मोन निकालती है जो थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करती है। प्रश्न संख्या 4, मधुमेह या डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी या असंतुलन के कारण होता है और यह किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ए, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि। बी, इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय ग्रंथि। सी, एड्रिनलिन हार्मोन और अधिवृक्क ग्रंथि। या डी, एस्ट्रोजन हार्मोन और अंडाशय। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंसुलिन हार्मोन और अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय की लैंगरहंस द्वीपिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। इसकी कमी होने पर ब्लड शुगर बढ़ जाता है जिसे डायबिटीज या शुगर या मधुमेह कहा जाता है। प्रश्न 5, आपातकालीन स्थितियों जैसे डर, गुस्सा, तनाव में किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है जो दिल की धड़कन को बढ़ा देता है? ए, इंसुलिन। बी, थायरॉक्सिन। सी, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन। या डी, टेस्टोस्टेरोन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन। एड्रिनल ग्रंथि, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इससे निकलने वाला यह हार्मोन संकट के समय अचानक सक्रिय हो जाता है। यह सांस की गति को, ब्लड प्रेशर को और दिल की धड़कन को बढ़ा देता है ताकि शरीर आपातकाल का सामना करने के लिए तैयार हो सके। प्रश्न संख्या 6, मनुष्यों में भोजन को पूर्ण पाचन और पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से आहार नाल के किस भाग से होता है? ए, आमाशय। बी, बड़ी आंत।
सी छोटी आंत या क्षुद्रांत, या डी मुख गुहा से। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, छोटी आंत या क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ देखते हैं दोस्तों, पेट में पाचन शुरू होता है, लेकिन लीवर से पित्त रस और अग्न्याशय से अग्न्याशय रस आकर छोटी आंत में मिलते हैं, जहाँ पाचन पूरा होता है। तो दोस्तों ये छोटी आंत है। छोटी आंत की दीवारों पर पाए जाने वाले दीर्घ, इनकी दीवारों पर दीर्घ पाए जाते हैं। पचे हुए भोजन को सोख कर वो रक्त में मिला देते हैं। प्रश्न संख्या 7, यकृत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बी, यह पित्तरस का निर्माण करता है जो वसा के पाचन में मदद करता है। सी, इसके द्वारा स्रावित रस पित्ताशय में जमा होता है। या डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके द्वारा बनाया गया पित्तरस फैट का इमल्सीकरण करता है, यानी कि बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में तोड़ना, जिससे वसा का पाचन आसान हो जाता है। प्रश्न संख्या 8, हमारे रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? ए, क्लोरोफिल और प्रकाश संश्लेषण करना। बी, हीमोग्लोबिन ऑक्सीकरण का परिवहन करना। सी, प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का जमाना। या डी, इंसुलिन शर्करा कम करना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांधकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये दोस्तों जो आपको चित्र दिख रहा है, ये रेड ब्लड सेल्स का है, जिनको हम आरबीसीज बोलते हैं। ध्यान रहे, इनका जीवन काल पूछा जाता है तो 120 दिन का होता है दोस्तों। प्रश्न 9, पौधों में जड़ द्वारा सोखे गए पानी और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए कौन सा संवहन ऊतक जिम्मेदार है? ए, फ्लोएम। बी, जाइलम। सी, रंध्र। या डी, त्वचा। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जाइलम। याद रखना, ट्रिक देखते हैं दोस्तों। ज से जाइलम और जा से जल का परिवहन, हा से फ्लोएम और फूड का परिवहन। पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पौधे में वितरित करने का काम फ्लोएम ऊतक द्वारा करता है। यहाँ देखिए, आपको चित्र दिखाया गया है, ये जाइलम है और ये आपका फ्लोएम है। तो वाटर और मिनरल्स की जो बात करते हैं, तो ये जाइलम के द्वारा जा रहा है, जड़ से जा रहा है पत्तियों तक, और फ्लोएम पत्तियों से जड़ों तक भोजन का स्थानांतरण करता है। प्रश्न संख्या 10, अमरवेल और घरपर्णी, जिसको नेपेंथिस भी बोलते हैं, क्रमशः किस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं? ए, स्वपोषी और सहजीवी। बी, परजीवी और कीटभक्षी। सी, मृतोपजीवी और परजीवी। या डी, दोनों ही कीटभक्षी हैं। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, परजीवी और कीटभक्षी। अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, यह दूसरे पेड़ पर लिपट कर उसका तैयार भोजन चूसती है, इसीलिए इसको परजीवी कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देखते हैं, एक पेड़ पर ये पीली पीली धागे नुमा संरचनाएं जो पेड़ पर डाल दी जाती हैं, तो वो उस पेड़ से ही भोजन प्राप्त करता है। दूसरा चित्र आप देखते हैं घटपर्णी का, ये घड़े के आकार का पौधा होता है, जो कीड़ों को फंसा कर खाता है, ताकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सके, इसीलिए इसको कीटभक्षी पौधा बोलते हैं। प्रश्न संख्या 11, मेंढक के टैडपोल के वयस्क मेंढक में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। पानी में किस तत्व की उपस्थिति इसके लिए अनिवार्य है? ए, कैल्शियम। बी, आयोडीन। सी, लोहा। या डी, क्लोरीन। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी,
आयोडीन। मेंढक की थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए पानी में आयोडीन की जरूरत होती है। यदि उस तालाब के पानी में आयोडीन की कमी हो तो टेडपोल कभी भी वयस्क मेंढक नहीं बन पाता है। ये अंडे बनुमा पर संरचना होती है, इसके बाद ये टेडपोल का निर्माण होता है। टेडपोल के बाद ये मेंढक बना हुआ है और मेंढक के बाद ये वयस्क मेंढक का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 12, अमीबा अपने भोजन को पकड़ने के लिए और गति करने के लिए उंगली जैसी इस अस्थायी प्रवर्धों का उपयोग करता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? ए सीलिया, बी पादाव या कूटपाद, सी स्पर्शक या डी फ्लैजिला। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पादाव या कूटपाद। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। जब भोजन इसके पास आता है तो एक कूटपाद बढ़ाकर, ये कूटपाद होते हैं दोस्तों, को चारों ओर से घेर लेता है और खाद्य धानी में बंद कर लेता है। जिस प्रकार से ये देखिए दोस्तों, ये खाद्य रिक्तिका जो होती है, खाद्य रिक्तिका ये दिखाई गई है। यहाँ पर ये इसको भोजन को अपने स्टोर कर लेता है, जिससे ये धीरे धीरे इसको खाता रहता है। प्रश्न संख्या 13, पेनिसिलिन नामक दुनिया की पहली एंटीबायोटिक अर्थात प्रतिजैविक दवा की खोज किसने और किससे की थी? ए एडवर्ड जेनर जीवाणु से, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलियम नामक कवक से, सी लुई पाश्चर विषाणु से या डी रॉबर्ट कोच शैवाल से। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक अर्थात मोल्ड से। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर प्रयोग कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक हरे रंग के मोल्ड अर्थात कवक के द्वारा बैक्टीरिया की वृद्धि रुक गई। इसी से पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ, जो जीवाणु जनित रोगों में दी जाती है। कोई भी बैक्टीरिया के द्वारा जब रोग हो जाता है हम लोगों को, तो उसके लिए हमें पेनिसिलियम नामक दवा दी जाती है। प्रश्न संख्या 14, खमीर या यीस्ट का उपयोग ब्रेड और केक उद्योग में क्यों किया जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने के कारण आटा फूल जाता है और ये प्रक्रिया किन्होंने कहलाती है। बी आटे को मीठा करने के लिए और यह क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। सी आटे को सुखाने के लिए और यह क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। या डी ईस्ट से ऑक्सीजन निकलती है। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने के कारण आटा फूल जाता है और यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। जब यह चीनी और आटे के घोल में अवायवीय श्वसन करता है तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले मैदे और आटे में फंसकर उसे स्पंजी और खमीरदार बना देते हैं। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है बल्कि जीवाणु के कारण होता है? ए चिकन पॉक्स, जिसको माता बोलते हैं, छोटी माता या बड़ी माता, बी खसरा, सी क्षय रोग या टीबी या डी पोलियो। सही उत्तर होगा दोस्तों सी क्षय रोग या टीबी। इसको तपेदिक भी बोलते हैं दोस्तों। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, जबकि चिकन पॉक्स, खसरा, पोलियो, डेंगू और एड्स ये विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। प्रश्न संख्या 16, मछलियां पानी के अंदर सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं और वे पानी में घुली ऑक्सीजन को कैसे सोखती हैं? ए फेफड़े सीधे हवा खींचकर, बी गिल्स या गलफड़े से रक्त वाहिनियों के नेटवर्क द्वारा पानी से ऑक्सीजन छानकर, सी त्वचा से विसरण द्वारा या डी श्वास रंध्र के द्वारा। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गिल्स या गलफड़े द्वारा और रक्त वाहिनियों के नेटवर्क द्वारा पानी से ऑक्सीजन छानकर। मछलियां मुंह से पानी लेती हैं और उसे गिल्स की तरफ भेज देती हैं। गिल्स में बहुत बारीक रक्त नलिकाएं होती हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती हैं।
तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। ये आपको क्रिया ध्यान रखनी है। प्रश्न 17, मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं अर्थात WBC का मुख्य कार्य क्या है? ए, पूरे शरीर में भोजन का परिवहन करना। बी, शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक रोगाणुओं से लड़ना और प्रतिरक्षा प्रदान करना। सी, चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना। या डी, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाना। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक रोगाणुओं से लड़ना और प्रतिरक्षा प्रदान करना। व्याख्या देखते हैं दोस्तों। WBC को हमारे शरीर के सैनिक कहा जाता है, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ये बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या वायरस को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती हैं और हमें बीमारी से बचाती हैं। यहाँ देखिए न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, वैसोफिल और ये लिम्फोसाइट्स, ये मोनोसाइट्स, ये सब WBC के ही पार्ट्स होते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है जो शरीर में जमा नहीं होता और प्रतिदिन भोजन में लेना आवश्यक है? ए, विटामिन A, D, E, K। बी, विटामिन बी और सी। ऑप्शन सी, केवल विटामिन डी। या ऑप्शन डी, विटामिन ए और ई। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील हैं, इसलिए ये मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर में स्टोर नहीं हो सकते। विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं और ये हमारे यकृत और वसा ऊतकों में जमा होते रहते हैं। ध्यान दें दोस्तों, वसा में घुलनशील जो विटामिन हैं उनके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पत्तियों में पाए जाने वाले किस वर्ण की आवश्यकता होती है और इसके लिए कच्चे माल क्या हैं? ए, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और पानी। बी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश। सी, कैरोटीन, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। या डी, जाइलम, स्टार्च। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश। पत्तियां हरी क्लोरोफिल के कारण होती हैं। यह सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। पौधे जड़ों से पानी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य की रोशनी में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। यहाँ पर आपको पूरे डायग्राम में दिखाया गया है, ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा पत्तियों पर पड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इसको प्राप्त होता है। क्लोरोफिल के माध्यम से ये भोजन का निर्माण करते हैं जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त होती है जो हमें पौधों के द्वारा प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 20 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग होता है जिसमें गर्दन सूज जाती है। यह किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ए, पीयूष ग्रंथि। बी, अग्न्याशय ग्रंथि। सी, थायराइड ग्रंथि। या डी, एड्रिनल ग्रंथि। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, थायराइड ग्रंथि। गले में स्थित थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो ये थायराइड ग्रंथि होती है जो एच आकार की लगती है। जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो यह ग्रंथि अधिक हार्मोन बनाने के प्रयास में फैल जाती है और गर्दन में ये यहाँ पे सूजन जैसी बन जाती है। इस एरिया में सूजन बनने लगती है तो इसी को कहते हैं घेंगा या गलगंड रोग। तो दोस्तों जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी और मजबूत करेगी। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। कमेंट में बताएं कि 20 में से आपके कितने उत्तर सही हुए। अपने सुझाव भी दें, यदि आपको कोई वीडियो में कमी लग रही है तो वो भी हमें सुझाव दें जिससे हम आपको और भी अगली वीडियो को और बेहतर बना सकें। अगला टॉपिक किस आधार पर चाहिए या किस विषय पर चाहिए उसके लिए कमेंट करें।